मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू कॉमर्स नूक। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ जनरल डिस्प्ले सजेशन या फिर प्रोडक्ट डिस्प्ले टेक्निक्स। तो लास्ट क्लासेस में हमने एक तो सुपरमार्केट का डिस्प्ले टेक्निक किया था और दूसरे हमने पढ़े थे रिटेल लग्जरी स्टोर के अंदर क्या क्या टेक्निक्स है जो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए। तो जो आज का है जो हमारा पहला टॉपिक है वो जनरल डिस्प्ले मैं कैसे करूँगी अपने स्टोर के अंदर। ठीक है, तो जो पहली टेक्निक हमें बताई गई है दैट इज़ वर्टिकल मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स। तो दो तरीके से मैं अपने सामान को डिस्प्ले कर सकती हूँ। एक तो होता है मैं हॉरिजॉन्टली सामान को रख रही हूँ और जो दूसरा तरीका है वो होता है वर्टिकल मर्चेंडाइजिंग। ठीक है, तो अब आइडल हम किससे मानते हैं वो होता है वर्टिकल मर्चेंडाइजिंग। रीज़न बीइंग कि जब भी मैं किसी स्टोर के अंदर जाती हूँ तो मैं सामान शेल्फ़ के ऊपर किस तरीके से देखती हूँ वो होता है ऊपर से नीचे। ठीक है, तो मेरा जो सामान के ऊपर जो मैं जब भी मैं सामान को देखूंगी तो मैं ऊपर से नीचे मेरी मूवमेंट रहेगी, आई मूवमेंट हमेशा ऊपर से नीचे तक जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए रिटेलर्स क्या करते हैं अपने सामान को इसी तरीके से डिस्प्ले करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन एक ही स्पॉट के अंदर उसे कस्टमर को दिख जाए। ठीक है, तो होता क्या है सबसे पहले ये देखते हैं वर्टिकल मर्चेंडाइजिंग में। डिस्प्ले सिमिलर गुड्स अप एंड डाउन ऑन शेल्फ इंस्टेड ऑफ साइड टू साइड। साइड टू साइड में आ जाता है मैं हॉरिजॉन्टली सामान रख रही हूँ। वर्टिकल मर्चेंडाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं सामान को ऊपर से नीचे रखते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में देखो, यहाँ पर ये ग्रीन लेज आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर भी ग्रीन है, नीचे भी ग्रीन है, देन अगेन नीचे ग्रीन। तो ऊपर नीचे मैंने क्या किया, एक ही सामान को सिमिलर गुड्स को मैंने ऊपर नीचे रख दिया है। देन अगेन सेकेंड कौन सा है, येलो जो हमारे लेज हैं वो भी मैंने ऊपर रखा, देन उसके बाद उसके नीचे रखा, देन उसके नीचे रखा। देन अगेन यहाँ पर इस शेल्फ के अंदर भी क्या है, यहाँ पर ये जो रेड कलर के थोड़े पिंकिश कलर के लेज हैं वहाँ पर मैंने अप एंड डाउन के अंदर क्या किया है, शेल्फ के ऊपर अपने प्रोडक्ट को रखा है। तो ये क्या तरीका है, ये है वर्टिकल मर्चेंडाइजिंग। यानी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, सिमिलर तरीके के गुड्स को शेल्फ पे रख रही हूँ, बजाय कि मैं पूरी की पूरी शेल्फ के ऊपर एक ही प्रोडक्ट रखूं। फॉर एग्जांपल कि मान लो ये येलो लेज है, मैंने पूरे शेल्फ के ऊपर एक ही तरीके के लेज रखे, उसके बजाय मैंने क्या किया, मैंने हर एक शेल्फ के ऊपर अलग अलग से अपना एक प्रोडक्ट रख दिया है। ठीक है, तो सिमिलर गुड्स को मैं अप एंड डाउन करके अपने शेल्फ पे रख रही हूँ। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि कस्टमर को एक ही स्पॉट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। ठीक है, और इससे बाद में आपको रीस्टॉक करने में भी थोड़ा इजी रहता है। रीज़न बीइंग क्या है इसका इस तरीके से रखने का कि जब भी कस्टमर आपके स्टोर के अंदर आता है तो वो उसकी जो आई मूवमेंट होती है वो हमेशा अप एंड डाउन रहती है। तो इसी वजह से रिटेलर का मकसद क्या है यहाँ पर कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट एक ही बार में दिखें। ठीक है, तो ये होगी हमारी पहली मर्चेंडाइजिंग की डिस्प्ले टेक्निक। सेकंड जो टेक्निक है वो है पिरामिड प्रोफाइलिंग। अब पिरामिड कैसे होता है हमारा, ऐसे ट्रायंगुलर शेप पे। यहाँ पर भी यही है कि आपका जो लोएस्ट शेल्फ होगा, ये जो बॉटम शेल्फ होगा वो होगा वाइड एंड देन उसके बाद उसका साइज़ है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, तो जो टॉप पे रहेगा वो होगा आपका थोड़ा नैरो शेप के अंदर। ठीक है, जो टॉप पर जो आपका शेल्फ रहेगा वो हमेशा नैरो शेप में रहेगा, राइट। तो अब इसका रीज़न क्या है कि ये पिरामिड जो प्रोफाइलिंग है उसका करने का रीज़न क्या है, वो उसका रीज़न ये है कि आपके जो बाकी जो लोएस्ट पॉइंट पे जो सामान पड़ा है वो कस्टमर को आराम से दिखे। ठीक है, तो इस पिक्चर में भी देखो यहाँ पर क्या है, वाइडर शेल्फ के ऊपर मैंने यहाँ पर सामान रखा है, देन उसके बाद शेल्फ यहाँ पर आपको छोटी होती दिखेगी। ठीक है, तो जो ऊपर तक है यहाँ पर कम प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। सेम है ये नेक्स्ट पिक्चर में, यहाँ पर भी आपको आगे जो लोएस्ट शेल्फ है वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रोडक्ट दिखेंगे, इवन टॉप तक जाते जाते प्रोडक्ट हैं वो कम हो गए हैं। तो इससे प्रोडक्ट आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं, विजिबिलिटी आपके प्रोडक्ट्स की बढ़ती है। तो इसलिए ये भी एक बेटर टेक्निक है अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए। थर्ड जो डिस्प्ले टेक्निक है वो है हमारी लाइव डिस्प्ले। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मैं एक्टिव प्रोडक्ट्स को क्या कर रही हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रही हूँ अपने कस्टमर्स को। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एंगेजिंग लगता है कस्टमर को। तो मेजरली ये टेक्निक्स कहाँ पर काम करती है, जहाँ पर आप प्रोडक्ट दिखा सकते हो। तो एक तो हो गया ये जो कार के शोरूम्स होंगे, ऑटोमोबाइल शोरूम्स होते हैं, वहाँ पर आपको
ये ज़्यादा वहाँ पर ये टेक्निक ज़्यादा काम करती है। ठीक है, सेम हो गया कि अगर कोई आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट है, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, या फिर आप बोल सकते हो कोई आईपैड हो गया या फिर टैबलेट्स हो गए, इनके अंदर ये काम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लाइव डिस्प्लेस के साथ अपने प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके अपने कस्टमर्स को दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट डिस्प्ले टेक्निक है वो है एंड कैप पावर। यहाँ पर क्या है, मैं आइल के एंड पे क्या करूँगी, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर दूँगी ताकि कस्टमर को आते ही वो सामने दिखाई दें। ठीक है, अब ये नॉर्मल शेल्फ होते हैं, उससे ज़्यादा सेल ज़्यादा अट्रैक्ट कहाँ करते हैं, ये एंड कैप पावर में। नेक्स्ट जो टेक्निक है वर्टिकल स्पेस। अब कुछ जो स्टोर्स होते हैं उनके पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो गुड्स होते हैं, वो थोड़े लार्ज होते हैं, हैवी होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि उन्हें अपना सामान है वो फ्लोर पे रखना पड़ता है, तो यानी कि फ्लोर स्पेस उनकी ज़्यादा ऑक्यूपाई होती है। तो ऐसे में उनके पास क्या ऑप्शन रहती है कि वो अपने जो प्रोडक्ट को है वो वर्टिकली रखें। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वॉशिंग मशीन्स आपको दिखाई दे रही हैं। अब एक तरीका क्या है कि मैं सारी की सारी वॉशिंग मशीन्स को फ्लोर पे इसी तरीके से रख दूँ। ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या ऑप्शन रह सकता है कि मैं एक के ऊपर एक रख दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है, इस वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज करने से मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है कि मेरा फ्लोर स्पेस है वो बच जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें आपको दिख रहा है एक के ऊपर एक मैंने रख दिया है अपने ये जो वॉशिंग मशीन है उसे। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि एक तो स्पेस बचेगी और दूसरा कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामान को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी लॉन्ड्री की एक आउटलेट है। ठीक है, तो यहाँ पर कस्टमर आता है तो अपने कपड़े यहीं पर वो वॉश करके वहाँ से ले जाता है। ठीक है, तो काइंड ऑफ ए सर्विस वाली आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वर्टिकल स्पेस का आप इस्तेमाल करते हुए लार्ज आइटम्स को स्टोर कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लार्ज आइटम है तो आप उसे वर्टिकल स्पेस के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो ये थी हमारी कुछ जनरल डिस्प्ले टेक्निक्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ प्राइसिंग एंड साइनेज, जिसे हम साइलेंट सेल्समैन भी बोल देते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल साइंस। तो हमेशा क्या है, जो एक अच्छा साइन बोर्ड होगा वो एक कस्टमर की अटेंशन ग्रैब करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि वो आइटम क्या है, देन ये बताएगा कि उस आइटम से क्या हो सकता है क्या, या फिर उसके फीचर्स क्या हैं, उसके प्राइस के बारे में बताएगा और उससे आप कितना अमाउंट सेव कर सकते हो इसके बारे में आपको बताएगा। सेकेंड चीज़ है वो है प्राइसिंग के अंदर प्राइस कंसिस्टेंसी। जो दो आइडेंटिकल आइटम्स होंगे, दो या फिर मल्टीपल आइडेंटिकल आइटम्स होंगे, वो उनका प्राइस हमेशा सेम रहेगा। अगर सेम नहीं है आइडेंटिकल आइटम्स का प्राइस, तो उससे क्या होगा कि एक कस्टमर का ना ट्रस्ट आपसे लूज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा अनप्रोफेशनल भी लगता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके जो स्टोर के अंदर आइडेंटिकल आइटम्स हैं उनका प्राइस हमेशा सेम रहे। थर्ड चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपके पास जो भी आइटम्स हैं जो सेल पर हैं उसके ऊपर आपको एक तो रेगुलर प्राइस शो करना है, देन आपको ये बताना है कि उसके ऊपर कितना सेल है। ठीक है, कितने प्राइस पे वो सेल हो रहा है। ठीक है, ताकि कस्टमर को ये पता चल सके कि कितनी जेन्युइनली वो सेविंग्स कर रहा है उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने देखा भी होगा कि मान लो कोई चीज़ 300 की थी, उसके ऊपर कट करके वो क्या करते हैं 100 की लिखती। ठीक है, तो अब इससे होता क्या है कि कस्टमर को पता चल जाता है कि वो पहले वो आइटम कितने की थी, यानी कि उसका रेगुलर प्राइस कितना था और अब वो कितने का बिक रहा है। राइट, नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसिक मर्चेंडाइजिंग रूल्स। कि मर्चेंडाइजिंग की प्रोसेस करते वक्त आपके पास क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले प्रोडक्ट प्लेसमेंट, कि ये जो आपके सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो इम्पल्सिवली बाय करते हैं कस्टमर्स प्रोडक्ट, या फिर जो प्रोडक्ट हाई डिमांड में होते हैं, आपको उसे हमेशा प्राइम डिस्प्ले स्पेस पे रखना है। प्राइम डिस्प्ले स्पेस जहाँ वो होती है जो जहाँ पर कस्टमर थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। देन है आई टू बेल्ट रूल। आई टू बेल्ट रूल का मतलब है कि कस्टमर के बिल्कुल सामने हो वो प्रोडक्ट, और बेल्ट रूल हो जाता है जो उसके थोड़ा सा नीचे हो जाता है। ठीक है, तो आई टू बेल्ट रूल, अब आप बोलोगे कि मैम हर एक कस्टमर की हाइट अलग होती है, तो आई का जो मेनली हम लोग लेवल लेकर चलते हैं वो 4.5 से 5.5 फीट का होता है, और बेल्ट रूल होता है उससे थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो इस लेवल पे आपको अपने प्रोडक्ट को जो थोड़े हाई डिमांड में होते हैं उनको वहाँ पर प्लेस करना है। देन नेक्स्ट है शेल्फ लेआउट। आपका कौन सा बेटर मानते हैं हम लोग, पिरामिड प्रोफाइल को हम लोग ज़्यादा बेटर मानते हैं। अभी हमने पढ़ा था
पिरामिड प्रोफाइल। यहाँ पर क्या वाइडर शेल्फ होगा वो आपका लोअर पे होगा, देन नैरो हो जाएगा आपका ऊपर जाते जाते प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राइसिंग इंटेग्रिटी। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि मेक श्योर एवरी आइटम इज प्राइस्ड एंड दैट देर आर नो डिफरेंसेस इन प्राइसेस फॉर सेम आइटम। हर एक प्रोडक्ट का प्राइस टैग लगा होना चाहिए और जो सिमिलर आइटम्स हैं उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए प्राइस के अंदर, ठीक है। देन कांस्टेंट मेंटेनेंस, जो आपके पास मर्चेंडाइज है वो नीट एंड क्लीन और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रहे। ये हमारे कुछ बेसिक मर्चेंडाइजिंग रूल्स थे। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोर लेआउट एंड कंसेप्ट। तो आपने 10th में पढ़े होंगे स्टोर लेआउट, कि स्टोर का स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सा बेनिफिशियल आपके लिए। तो बहुत सारे स्टोर लेआउट हमने 10th में किए थे। आपके सिलेबस में जो इस वक्त हैं वो है शॉप कंसेप्ट। तो शॉप कंसेप्ट में यहाँ पर क्या है, इट इज़ अ रिटेल स्ट्रेटजी वेयर अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ अ स्टोर इज डिजाइन टू सिमुलेट अ रियल लाइफ एनवायरनमेंट और अ स्पेसिफिक थीम। यहाँ पर रिटेलर क्या करते हैं कि वो एक सिमुलेट करते हैं एक एनवायरनमेंट को जो कि बिल्कुल रियल लाइफ एनवायरनमेंट से मैच कर रहा हो। सिमुलेट का यानी कि आप फेक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल ये बेसिकली हम लोग आपने होम सेंटर्स में ज़्यादा देखे होंगे, किसी फर्नीचर शॉप के अंदर ये आपने कंसेप्ट आपने ज़्यादा देखा होगा। यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट करते हैं कि आपको लगता है कि आप रियल लाइफ एनवायरनमेंट के अंदर जा रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक फर्नीचर शॉप है, तो इन्होंने क्या किया, आपका बिल्कुल लिविंग रूम वाला एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर भी ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको सोफ़ा सेट, ये जो भी टेबल वगैरह है, नीचे कारपेट है, ये सब बेच रहे हैं। इवन इस तरफ भी एक अलग से इन्होंने लिविंग रूम का एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या सिमुलेशन यानी कि फेक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं ताकि कस्टमर को थोड़ा आसान रहे कि अगर वो ये प्रोडक्ट लेते हैं तो उनके घर पे ये प्रोडक्ट कैसा लगेगा। सेम है इस पिक्चर के अंदर भी, यहाँ पर भी ये लोग क्या कर रहे हैं, काउच बेच रहे हैं एंड देन ये टेबल है, देन पूरा का पूरा सेट क्रिएट कर दिया है इन्होंने, ठीक है। इवन यहाँ पे पीछे भी ये लोग सेम ही चीज़ कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट कंसेप्ट है लूप लेआउट। यहाँ पर क्या है, अ फ्लोर प्लान दैट गाइड्स ट्रैफिक इन सर्कुलर पार्ट टू मेक श्योर दैट कस्टमर पास थ्रू एवरी डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से आपको अपने फ्लोर का प्लान सेटअप करना है जिससे क्या हो कि कस्टमर क्या है, सर्कुलर पाथ से आपके पूरे के पूरे स्टोर में घूमता हुआ जाए, ठीक है। यानी कि आपको ट्रैफिक को गाइड करना है पूरे के पूरे स्टोर के अंदर, हर एक प्रोडक्ट से या फिर हर एक आइल से या फिर हर एक डिपार्टमेंट से वो निकलता हुआ जाए। आपको अपने स्टोर का इस तरीके से स्ट्रक्चर रखना है, राइट। नेक्स्ट है रीमर्चेंडाइजिंग। An effective sales floor is not attained, it is maintained. Customer interest and seasons change, thus it is necessary to update the floor regularly to keep the shopping experience fresh and efficient. तो कस्टमर के इंटरेस्ट है वो या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो आपको अपने फ्लोर को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना होगा ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस एनहांस हो सके। तो ये थे हमारे कुछ शॉप के कंसेप्ट या फिर शॉप के लेआउट के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ सेल्स एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़। क्या होता है सेल्स एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़, ये वो कुछ मेथड्स हैं जिससे कि मैं अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करती हूँ बाय अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कस्टमर्स। होता क्या है प्रमोशंस को इस्तेमाल करके, पहले प्रमोशनल टेक्निक्स बहुत सारी हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने अपनी टीवी में ऐड दे दी, न्यूज़पेपर में ऐड दे दी, या फिर मैगजीन्स में अपनी ऐड दे दी, या फिर कोई पीआर इवेंट कर दिया, राइट तो या फिर किसी सेल्समैन के थ्रू अपनी सेल करवाई। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स है मेरे पास जिससे कि मैं अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को बुला सकती हूँ, ठीक है। अब इन प्रमोशनल टेक्निक से होता क्या है, सबसे पहले तो आप नए कस्टमर्स गेन करते हो, देन काउंटर कंपेटिटर्स, ये जो आपके जो कंपेटिटर्स हैं आप उनसे टैकल करने में प्रमोशन आपकी हेल्प करती है। एंड देन रिड्यूस एक्सेस इन्वेंट्री, जो एक्सेस इन्वेंट्री के जो रिस्क होता है आप उसे यहाँ पर कम कर सकते हो। देन प्रमोशन क्या नहीं कर सकता है, दे कैन नॉट फिक्स ओवर प्राइस आइटम्स। कोई आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ओवर प्राइस्ड है तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको उसका कम करना ही पड़ेगा प्राइस। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कस्टमर ओवर प्राइस आइटम आपसे खरीदेगा, ठीक है। और डर्टी स्टोर को प्रमोशन सही नहीं कर सकता है,
ठीक है। देन अनट्रेंड सेल्स टीम है आपकी, देन अगेन यहाँ पर आप डिसएडवांटेज पे रह जाते हो। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन से कुछ नहीं होता है। आपका स्टोर है नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जेन्युइन प्राइस पे आपको सामान बेचना, और जो आपकी सेल्स टीम है वो एफिशिएंट होनी चाहिए और ट्रेंड होनी चाहिए, तभी आपका स्टोर है, तभी आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ होगी। तो प्रमोशन क्या है, एक हेल्पफुल टूल है आपके लिए, ताकि आप सेल इंक्रीज़ कर सको। लेकिन अगर आपका स्टोर ही नहीं अच्छा दिखता है, आपने बहुत ज़्यादा, आपकी टीम है जो सेल्स टीम है वो अनट्रेंड है, तो अगर वो चीज़ें आप उन चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो किसी भी तरह की प्रमोशन आपकी हेल्प नहीं करेगी, राइट। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग द स्टोर फॉर अ सेल। तो अगर आपके स्टोर के अंदर कोई सेल लगने वाली है, देन उस वक्त पे आपको अपने स्टोर को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, इस टॉपिक में हम लोग ये समझने वाले हैं। सबसे पहले स्टाफ नॉलेज, जो आपका जो स्टाफ है उसे पता होना चाहिए कि किस चीज़ के बारे में सेल है, कितनी सेल है, जो सामान सेल वाला है वो कहाँ पर रखा हुआ है, इस सब के बारे में उसे पता होना चाहिए। देन कंपैरिजन सेलिंग, कोई दो प्रोडक्ट हैं उनके बीच में कैसे कंपैरिजन करना है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में आपके स्टाफ को पता होना चाहिए, ताकि वो कस्टमर को बेस्ट आइटम बेच सके उसके अकॉर्डिंगली, राइट। देन ऑनेस्ट सेविंग, ensure that the sale price offer genuine saving to maintain customer trust। कस्टमर का ट्रस्ट आप कैसे गेन कर सकते हो, बाय टेलिंग हिम कि वो कितना सेव कर रहे हैं एक सामान को खरीदने के बाद। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप कस्टमर का ट्रस्ट भी गेन करते हो और साथ में उसे अपना लॉयल कस्टमर भी बना लेते हो, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टैब्लिशिंग कस्टमर नीड्स, कि आप अपने कस्टमर को किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हो। सबसे पहले तो जिस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, दैट इज़ स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। तो एक सामान को बेचने के लिए मल्टीपल रिटेलर्स होते हैं, आपके पास ऐसा क्या है कि कस्टमर आपके पास ही आएगा। ठीक है, तो इस केस में आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जितना आप क्राउड से थोड़ा अलग खड़े रहोगे, उतना ही आपके पास कस्टमर ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। One of the today's challenges is to make hardware stores and home centers look different and feel different from discount chain stores। तो डिस्काउंट चेन स्टोर्स कौन से थे हमारे, ये होते हैं जो आपको थोड़े डिस्काउंटेड रेट पे आपको सामान बेचते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो हार्डवेयर स्टोर्स होते हैं या फिर ये जो होम सेंटर्स वाले स्टोर्स होते हैं, ये थोड़ा डिसएडवांटेज पे इसलिए रहते हैं क्योंकि ये जो डिस्काउंट स्टोर्स हैं ये आपको कम दाम पे सामान बेच रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में होम सेंटर्स या फिर हार्डवेयर स्टोर को थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है बाय स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द क्राउड। अब इसके लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो वो क्रिएटिव हो सकते हैं, अपने सेल्स फ्लोर को इस तरीके से प्लान करें कि वो प्लीजेंट टू शॉप हो, कि वो प्लीजिंग लगे आपको स्टोर। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में ही देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या है, अगेन आपका होम सेंटर वाला ही स्टोर है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपको ये डाइनिंग टेबल बेच रहे हैं, साथ में ये चेयर्स वगैरह हैं। ठीक है, देन ऊपर इन्होंने ये लैंप हैंग किया हुआ है। अब नो डाउट कि ये दोनों चीज़ें आपको अलग से बेचेंगे, लेकिन उन्होंने इस तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है, इस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हुए अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया कि आप परसुएड हो जाओ उस चीज़ को खरीदने के लिए, राइट। तो जितना ज़्यादा क्रिएटिव होंगे आप, उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो कस्टमर है आपसे सामान खरीदेगा, राइट। देन नेक्स्ट है कि कनेक्टिंग सप्लाई एंड डिमांड। जो चीज़ कस्टमर डिमांड कर रहा है आप उसे राइट प्लेस पे दो एंड राइट टाइम पे दोगे, तो आपके सर्वाइवल के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कस्टमर की नीड भी सेटिस्फाई हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल कस्टमर ने कोई चीज़ डिमांड की और आपके पास वो राइट टाइम पे नहीं थी, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, आप कस्टमर अपना लूज़ कर देते हो। आजकल क्या है कि लॉजिस्टिक्स सिस्टम ही हमारा इतना स्ट्रांग हो गया है, तो इस वजह से ये चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं कि आप जो कस्टमर ने डिमांड किया है कि वो आपके पास नहीं है। बट स्टिल हमें एज अ रिटेलर ध्यान में रखना होता है कि जिस चीज़ की डिमांड कर रहा है कस्टमर, वो मेरे पास राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे अवेलेबल हो। ठीक है, तो राइट प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम। नेक्स्ट चीज़ क्या है, अंडरस्टैंडिंग ट्रू सेल ड्राइवर। आपके स्टोर के अंदर किस चीज़ की सेल हो रही है, उस चीज़ का आपको ध्यान में रखना होगा।
समटाइम्स क्या होता है कि जो रिटेलर्स होते हैं या मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उन्हें लगता है कि जितना ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे उतने ज़्यादा कस्टमर आएंगे, तो ये होता है डुप्लीकेशन। ये डुप्लीकेशन नहीं करना है, जितना ज़्यादा आप डुप्लीकेट करोगे उतना ज़्यादा ही आपकी इन्वेंट्री एक्सीड कर जाती है, तो उसे संभालना भी तो कितना मुश्किल है। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या चीज़ है जो कस्टमर डिमांड कर रहा है और क्या चीज़ है जो मेरे स्टोर के अंदर सेल हो रही है, उसी के अकॉर्डिंगली मैं अपने स्टोर को प्रिपेयर करूँगी, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है 10 प्रिंसिपल ऑफ रिटेल शॉपेबिलिटी। तो कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं हमें जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरर हैव टू वर्क टुगेदर टू मीट द नीड ऑफ देयर शेयर्ड कस्टमर। ये जो रिटेलर हैं और जो मैन्युफैक्चरर हैं उन दोनों को साथ में मिलकर काम करना है ताकि जो कस्टमर की नीड है वो सेटिस्फाई हो सके। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान में रखना है, क्या प्रिंसिपल है जो हमारा सबसे पहला है, दैट इज़ शो द प्रोडक्ट। जो चीज़ कस्टमर देख नहीं सकता है वो उसे खरीदेगा भी नहीं, ठीक है। तो आपको हमेशा अपना प्रोडक्ट है वो उसके सामने रखना है। फॉर एग्जांपल बेकरी शॉप में आपने देखा होगा ये अपने जो प्रोडक्ट हैं वो क्या करते हैं, ग्लास डिस्प्लेस के अंदर रखते हैं। इवन कुछ स्टोर्स के अंदर वो आपको टेस्ट करने के लिए भी दे देते हैं अपना प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगेन क्या है, आपको अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने रखना है। देन सेकंड जो हमारे पास प्रिंसिपल है दैट इज़ प्रोवाइडिंग नेविगेशनल एड्स। यहाँ पर क्या है, कस्टमर को मूवमेंट को गाइड करने के लिए, तो फॉर एग्जांपल आपको प्रॉपरली साइनेज का इस्तेमाल करना है, फ्लोर को मार्क करना है कि फर्स्ट फ्लोर पे क्या मिल रहा है, सेकंड फ्लोर पे क्या मिल रहा है, कौन से एरिया में मेन का सामान है, कौन से एरिया में वुमेन का सामान है, टॉय एरिया कौन सा है, या फिर फूड कोर्ट कहाँ पर है, ठीक है। तो ये सब आपके प्रॉपरली ये जो साइन बोर्ड्स हैं प्रॉपरली लगे होने चाहिए। थर्ड चीज़ मिनिमाइज क्लटर, कि आपके स्टोर के अंदर सामान बिखरा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सिंप्लीफाई प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन। ये कैसे कर सकते हो, कैसे आप अपने स्टोर के अंदर प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर सकते हो, बाय ग्रुपिंग आइटम्स लॉजिकली। तो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो स्टोर के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको एक ही जगह पे मिलते हैं, ठीक है। जो रेफ्रिजरेटर होता है उसी के अंदर आपको मेजरली सारे डेयरी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। जहाँ पर आपको बिस्किट्स पड़े मिलेंगे वहीं आपको सभी ब्रांड्स के बिस्किट्स मिल जाते हैं। इवन जो ये जो लेज़ कुरकुरे वगैरह होते हैं वो सभी आपको एक ही जगह पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। रीज़न बीइंग कि कस्टमर को बार बार आइल्स चेंज नहीं करना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट सिंप्लीफाइड, प्रोडक्ट का ऑर्गेनाइजेशन सिंप्लीफाइड होगा, जितनी प्रेजेंटेशन आपकी सिंप्लीफाइड होगी वहाँ पर प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल रेड लेज़ आपने कहीं और रख दिए, ग्रीन लेज़ आपने कहीं और रख दिए, या फिर अंकल चिप्स आपने कहीं और रख दिए, तो इससे क्या है कस्टमर को पूरे के पूरे स्टोर में मूवमेंट करना पड़ेगा, आइल चेंज करनी पड़ेगी बार बार, तो वो थोड़ा इरिटेट होता है ऐसी चीज़ को देखकर, ठीक है। तो जितना आपका प्रेजेंटेशन सिंप्लीफाइड रहेगा उतनी सेल्स आपकी इंक्रीज होती हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमाइज प्रोडक्ट अफोर्डेंस। तो यहाँ पर अफोर्डेंस का मतलब क्या है कि आप इंटरेक्ट करवा रहे हो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के साथ। जितना ज़्यादा कस्टमर आपके प्रोडक्ट को टच कर सकता है, फील कर सकता है, या फिर दूसरे शब्दों में बोलूँ टेस्ट कर सकता है आपके प्रोडक्ट को, उतना ही ज़्यादा चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं उस प्रोडक्ट के सेल होने के। तो मेनली हम लोग ये आप कहाँ देखोगे, वैसे तो बहुत सारे स्टोर्स में आप देख सकते हो कि आप किसी मोबाइल स्टोर पे चले गए, वहाँ पर आप फ़ोन वगैरह हो गए या फिर कोई टीवी वगैरह हो गए, इन सब को आप टेस्ट करके देख सकते हो, ठीक है। तो सेम होता है कि कोई मेकअप स्टोर में आप चले गए, वहाँ पर आपके पास क्या है, कॉस्मेटिक स्टोर में आप चले गए, वहाँ पर आपके पास क्या है, आप ये जो लिपस्टिक वगैरह हैं वो आप टेस्ट करके देख सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल आप किसी शू स्टोर में चले गए या फिर आप किसी स्पोर्ट्स शोरूम में चले गए, तो वहाँ पर क्या है आप प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट के साथ अफोर्डेंस यानी कि इंटरेक्शन ज़्यादा है वहाँ पर आपके सेल होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है शोकेस न्यू आइटम्स एंड न्यू आइडियाज़। जो भी आपके पास फ्रेश अराइवल्स हैं आप उसे शोकेस करें। शोकेस कहाँ कर सकते हो आप, मैनिक्विन्स पे कर सकते हो, फ्रंट डोर पे जो भी नए आपके पास सामान आते हैं। मेक शॉपिंग एक्सपीरियंस कन्वीनियंट। अब बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो एक कस्टमर को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उनका जो बिलिंग प्रोसीजर है उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप उन्हें गिफ्ट रैपिंग की फैसिलिटी दे सकते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, या फिर कॉफ़ी वगैरह
चाय वगैरह ये सब आप उन्हें अवेल करवा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा उनका शॉपिंग एक्सपीरियंस कन्वीनियंट होगा उतने ही आपके कस्टमर आपके लॉयल कस्टमर बन जाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज स्पीक विद अथॉरिटी। आपको अपने स्टोर के बारे में पता होना चाहिए। यू शुड फील लाइक एन एक्सपर्ट इन फील्ड, दिस विल ट्रस्ट विद द कस्टमर। तो जितना ज़्यादा आप अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होंगे उतना ही ज़्यादा आप कस्टमर के साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड करोगे। मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या है कि जैसे जैसे सीजन्स चेंज होते हैं या फिर ट्रेंड चेंज होते हैं या फिर कस्टमर कोई फीडबैक देता है उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज होते रहना होगा। फ्लेक्सिबल होने का मतलब क्या है, आपको टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज करना होगा। अगर आप चेंज नहीं होते, आप रिजिड रहते हो, तो इससे क्या है, आपका ही नुकसान है। कस्टमर कुछ टाइम तक आपके पास आएगा लेकिन उसके बाद देखिएगा कि आपने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया, कुछ नया नहीं है आपके पास, तो वो उसके बाद आना बंद हो जाता है। तो इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी एक रिटेल के बिजनेस में या फिर किसी भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। नेक्स्ट इज मेजरिंग एंड मैनेजिंग रिटेल शॉपेबिलिटी। रिटेलर्स मस्ट यूज़ डाटा टू सी व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट इजंट। तो यहाँ पर क्या है, रिटेलर को क्या करना है, अपने डाटा को चेक करते रहना है ताकि वो एक रिज़ल्ट निकाल सके कि क्या उसके स्टोर के अंदर बिक रहा है और क्या नहीं बिक रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसा कोई सामान अपने स्टोर में रख रहे हो जो कस्टमर को पसंद ही नहीं आ रहा है, तो इससे क्या नुकसान है, एक तो वो जो इन्वेंट्री है वो आपके स्टोर के अंदर पड़ी रहेगी, ठीक है, आपका ही नुकसान है क्योंकि आपने उसे ख़रीदा है। देन उसके बाद स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, देन आपका क्या है, कस्टमर भी आपसे सामान नहीं खरीद रहे वो, तो इसमें नुकसान आप ही का है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने डाटा को एनालाइज करते रहना है, मेजर करते रहना है, ये चेक करते रहना है कि क्या चीज़ है जो कस्टमर खरीदना पसंद कर रहे हैं, राइट। सीज़न के साथ साथ भी उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं, तो आपको मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट अपनी करते रहना है, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। सेशन 1 है जो हमारा आज कंप्लीट हो गया है यूनिट 1 का। अगर इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर मुझे ये बताना हो कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो आ सकता है हमारा इफ़ेक्टिव मर्चेंडाइजिंग। ये यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, पिछले 2-3 साल से यहाँ से आ रहा है 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन इफ़ेक्टिव मर्चेंडाइजिंग। और दूसरा एक क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में दिया हुआ था, वो था एंड कैप डिस्प्ले, केस स्टडी की फॉर्मेट में आया था एंड कैप डिस्प्ले, इफ़ेक्टिव एंड कैप डिस्प्ले, ठीक है। तो ये वाला आप अच्छे से पढ़ लेना। बाकी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने आपको ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से करवा दिया है, राइट। तो ये दोनों पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेशन 2 स्टार्ट करेंगे, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।